तो चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर, हिंदी में बोलते हैं पादप ऊतक संवर्धन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है 16वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई इंपॉर्टेंट तो होना ही है यार, दो ही तो मोस्टली चैप्टर हैं इसमें, 15 और 16। ठीक है, 14वां जो चैप्टर है उससे बहुत रेयर चांस होते हैं क्वेश्चन आने के, लेकिन हाँ उसको भी हम बताएंगे, ऐसी बात नहीं है ना। पहले हम अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके चल रहे हैं, है ना, ताकि यदि 30% कोर्स भी कम हो जाए तो वो इन चैप्टरों को नहीं छोड़े। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, क्योंकि वो उन चैप्टरों को हटा सकते हैं जो हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं हैं। ठीक है भाई? हाँ, तो देखिए, तो ये पहले हम इस चैप्टर का उद्देश्य समझ लेते हैं कि आखिर ये चैप्टर हमारे लिए क्यों है और इसका क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 15 में हमने बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग की थी, शुरुआत की थी। तो बायोटेक्नोलॉजी का तो वहाँ पे हमने क्या देखा, एक प्रोसीजर देखा कि भाई आखिर हम बायोटेक्नोलॉजी को कैसे करते हैं। अब उस बायोटेक्नोलॉजी का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ठीक है, उन विधियों का प्रयोग करके हम वर्तमान समय में क्या क्या लाभ उठा रहे हैं, वो सारी बातें हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, एक तो वो बात हुई। दूसरी बात जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, देखो बात को जरा ध्यान से समझो। ये जो आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है जिसको मैं संवर्धन बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, संवर्धन, जिसको हम कल्चर बोल रहे हैं इंग्लिश में, इसका मतलब समझो आप। संवर्धन का डायरेक्ट मतलब मेडिकल भाषा में ये होता है, बायोलॉजी की दृष्टि से मैं बात बताऊं आपको, कि आप किसी भी संरचना को, किसी भी जीव को उचित कंट्रोल मतलब नियंत्रण परिस्थितियों में रखकर उनकी संतति यदि आप तैयार कर रहे हैं तो आप उस कंडीशन को, आप उस क्रिया को संवर्धन बोल के चलते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जीवाणु हैं और जीवाणु पर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो जीवाणु पर जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम क्या देखते हैं, हम उसके जनन को देखते हैं, अर्थात हमें पहले उनकी संतान चाहिए। भाई एक जीवाणु आपने ले लिया तो आपको मतलब बहुत सारे जीवाणु की आवश्यकता होगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, आप लेबोरेटरी में उस जीवाणु को ले जाकर कुछ ऐसे रसायनों में डालेंगे जो उसके लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करें, जिससे वो अपनी क्या करे, संतति उत्पन्न करे। तो यदि कोई जीवाणु अपनी संतति उत्पन्न कर देता है नियंत्रित परिस्थितियों में, मतलब लेबोरेटरी में, तो हम उसे उसका संवर्धन बोलते हैं। समझ में आ गई बात, है ना। तो संवर्धन का मतलब एक देसी भाषा में मैं ये कहूँ तो इतना समझो आप कि उसकी संतति तैयार कर लिया आपने। किसी का भी आप संवर्धन करेंगे ना तो मतलब यूँ समझो कि आप उसकी संतति तैयार कर रहे हैं, बस उसे ही संवर्धन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पादप ऊतक संवर्धन। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि आप यदि एक प्लांट का टिश्यू ले लें, यह एक ऊतक है प्लांट का ऊतक, और इस ऊतक को यदि आप लेबोरेटरी में उचित पोष माध्यम में डाल दें, पोष का मतलब होता है पोषक, न्यूट्रिशन देने वाला, उचित का मतलब जो इसके लिए अनुकूल हो, है ना। तो यदि आप इस ऊतक को, अब ये ऊतक किसका है, प्लांट का, उचित पोष माध्यम में डालें और इससे यदि कोई प्लांट आप बना लें, अरे भाई ये इसकी संतति नहीं होगी क्या, प्लांट की संतति तो है भाई। ठीक है, तो यदि आप ऊतक से लेबोरेटरी में
कोई प्लांट बना ले तो हम इसी घटना को क्या बोलते हैं? पादप ऊतक संवर्धन बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। समझ में आ गई बात? मेरी नहीं आई है ना? पहले चैप्टर का उद्देश्य आप समझेंगे ना, तब आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है भाई? तो हम इस पूरे चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि आखिर ये घटना किस प्रकार संपन्न की जाती है। आप कल्पना कीजिए कि आप किसी भी पादप के ऊतक को लीजिए और उसे लेबोरेटरी में जब आप ले जाएंगे ना, तो आप उससे एक नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। अब ये मत समझो कि हमें नीम का पौधा डेवलप करना है, हमें बरगद का पौधा डेवलप, अरे भाई उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इतनी महंगा जो काम कर रहे हैं ना, ये अपने कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल प्लांटों के लिए कर रहे होंगे। समझ रहे ना आप मेरी बात को, है ना? वो तो वैसे ही बरसात के ऋतु में इतने अंकुरित हो जाते हैं जिनकी कल्पना ही नहीं है ना? हाँ, लेकिन हाँ, यदि हम चाहें तो उनको भी अंकुरित करवा सकते हैं। कोई भी प्लांट हो उसका हम टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, उससे नया पौधा हम लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं। ठीक है? तो इस विधि को सबसे ज़्यादा उपयोग में मैं आपको बता दूं उनके लिए करते हैं कि जो मतलब विलुप्त होने के कगार पर हैं, है ना? तो विलुप्त होने के कगार पर हैं या उनके लिए उपयुक्त वातावरण नहीं मिल पा रहा है, तो हम उनके ऊतक को लेकर लेबोरेटरी में नए पौधे तैयार कर हम उनको संरक्षित कर रहे हैं। जो हमारे बहुत बिजनेस वाले प्लांट हैं, जैसे बहुत फूलों वाले, है ना, कोई हमने जो मेडिकल मतलब दवाइयों के लिए जो हमने प्लांट बनाना है, उनको हम आजकल इस विधि से बना रहे हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर से। ठीक है? और मैंने आपको जैसे बताई दूं, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमने एक ऐसा तंबाकू का पौधा बना लिया है जो जुगनू की तरह चमकता है, बताया था ना? और उसमें मैंने बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बताया था आपको, है ना? तो भाई वो जो प्लांट आप ग्रो करेंगे, तो आप ऐसे थोड़ी है उसको जमीन में बो दें और वो ग्रो हो जाए। आप उसको कहाँ पे करेंगे? अरे उसको टिश्यू कल्चर आपको करना पड़ेगा, है ना? समझ रहे आप मेरी बात को? तो ये पूरी जो मेथड है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, है ना? फिलहाल आप ये जो टॉपिक है इसका अर्थ समझ गए कि प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है। सीधा सा मतलब है पादप के ऊतक को लेकर यदि हम उसे उचित पोष माध्यम में रखें लेबोरेटरी में और उससे एक नया पौधा तैयार कर लें, तो हम उसे ही पादप ऊतक संवर्धन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी लिखेंगे और उसको देखेंगे। ठीक है? और मैं आपको यहाँ पर जो मोस्ट हमारे काम की बातें हैं वही मैं आपको बता के चलूँगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई। सबसे पहला शब्द यहाँ पर जो है वो है पूर्ण सख्तता, जिसको बोलते हैं टोटी पोटेंसी। क्या बोलते हैं? टोटी पोटेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है पूर्ण सख्तता। मैं पहले इसकी परिभाषा लिखता हूं फिर आपको बताऊंगा। कोशिका सिद्धांत के अनुसार पादप की प्रत्येक कोशिका में संपूर्ण पादप विकसित करने की
क्षमता होती है इस क्षमता को पूर्ण सख्तता कहते हैं। देखिए भाई, हमारे इस चैप्टर की सबसे पहली और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन एक परिभाषा, और वो है पूर्ण सख्तता, जिसको मैं टोटिपोटेंसी बोल के चलता हूँ। हालांकि इंग्लिश नाम इसका बिल्कुल भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो आपसे कभी भी वो इस इंग्लिश नाम को नहीं पूछेगा आपसे ना। यदि आपको वो क्वेश्चन देगा तो डायरेक्ट पूर्ण सख्तता से ही देगा, टोटिपोटेंसी करके कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन इसका है तो मैंने ये आपको बता दिया है, ठीक है। हाँ, देखिए भाई, और वैज्ञानिक नाम जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हमसे वो कभी भी नहीं पूछता कि ये शब्द किसने दिया, टोटिपोटेंसी, है ना। लेकिन आप देख लेना, आपकी बुक में है, पीडीएफ में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना, है ना। लेकिन कभी भी वो नहीं पूछेगा आपसे ना। तो पूर्ण सख्तता, बात को जरा ध्यान से समझो, ये पहली परिभाषा है स्टार्टिंग में ही, जो हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के चलनी है। अच्छा, पूर्ण का क्या मतलब होता है? कंप्लीट। और सख्तता का मतलब होता है मतलब पावर, शक्ति, है ना। तो एक सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं, क्या आप टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं, ऊतक संवर्धन, और ऊतक संवर्धन में क्या है कि आप एक ऊतक से ही एक नया प्लांट बना रहे हैं भाई। एक ऊतक से मतलब, ऊतक का मतलब ये मैं कह सकता हूँ कोई कोशिका से, क्योंकि कोशिकाओं का ग्रुप ही ऊतक होता है ना, समझ रहे ना। तो कोशिका सिद्धांत, क्या आपको याद है कोशिका सिद्धांत? रूडोल्फ विर्चोव वाला, स्लाइडेन और स्वान वाला, याद है क्या? 11वीं क्लास में कितना अच्छा बताया था मैंने। चलो कोई बात नहीं। देखिए तो फिर कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्लांट की प्रत्येक कोशिका में, बात को जरा ध्यान से समझो, कोशिका सिद्धांत के अनुसार ये सिद्ध हो गया था कि प्लांट की प्रत्येक कोशिका में एक संपूर्ण पादप बनाने की क्षमता होती है। आप बात को जरा ध्यान से समझो। अरे भाई, टिश्यू कल्चर कैसे संभव हुआ? अरे भाई, वो इसीलिए तो संभव हुआ कि हर प्लांट की हर सेल में एक संपूर्ण पादप विकसित करने की क्षमता होती है। यदि उसमें क्षमता ही नहीं होगी तो आप टिश्यू कल्चर करवा सकते हैं क्या? या टिश्यू कल्चर से एक नया प्लांट डेवलप करा सकते हैं? कभी भी नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपकी सेल में ही वो क्षमता नहीं है तो आप कैसे एक नए प्लांट को डेवलप करा देंगे? ठीक है। लेकिन कोशिका सिद्धांत से ये पहले ही बात फिक्स हो गई थी कि प्लांट की प्रत्येक कोशिका में संपूर्ण पादप विकसित करने की क्षमता होती है, और इसी क्षमता को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण सख्तता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण सख्तता बोलते हैं। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? पूर्ण सख्तता की क्लियर है कि क्या है पूर्ण सख्तता? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे ना, बहुत सिंपल है कि पादप की प्रत्येक कोशिका में संपूर्ण पादप विकसित करने की क्षमता होती है, इसी क्षमता को हम पूर्ण सख्तता कहते हैं। बस सिंपल सी ये डेफिनेशन है। क्लियर? और बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि इस बार ये परिभाषा आपसे पूछी जाए कि पूर्ण सख्तता क्या है, 1 नंबर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दूसरी जो मैं यहां डेफिनेशन लिख के चल रहा हूं वो है, 1 मिनट, ये दूसरी जो डेफिनेशन है वो है ऊतक संवर्धन। क्या है? ऊतक संवर्धन। कि ऊतक संवर्धन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। देखिए, किसी पादप के
कोशिका, अंग, ऊतक को निर्जमीकृत, नियंत्रित परिस्थितियों में उचित पोष माध्यम में संवर्धित करना ऊतक संवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ऊतक संवर्धन की कि किसी भी पादप के या तो आप कोशिका को या आप किसी अंग को या किसी ऊतक को एक निर्जमीकृत, अच्छा निर्जमीकृत का क्या मतलब होता है, स्टरलाइजेशन हम इसको बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कि आप ऐसे माध्यम में जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है। तो निर्जमीकृत और नियंत्रित परिस्थितियों में मतलब जो हमारे कंप्लीट रूप से हमारे कंट्रोल में हो, उन परिस्थितियों में एक उचित पोष माध्यम में यदि आप इनको संवर्धित कर रहे हैं तो इस विधि को आप क्या बोलते हैं, ऊतक संवर्धन बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात टिश्यू कल्चर वाली? ठीक है, बहुत सिंपल बात है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये दो डेफिनेशन आपको याद रह जाएंगी, है ना, पूर्ण सख्तता और ऊतक संवर्धन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऊतक संवर्धन जो विधि है इसमें कुछ जो हमारी ऊतक संवर्धन विधि है इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट शब्दावली है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा हैं, वो क्या क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं। हम कुछ शब्दावली हम देखते चल रहे हैं, मतलब कुछ डेफिनेशन। ठीक है, तो उनमें सबसे पहला है संवर्धन माध्यम, जिसको बोलते हैं कल्चर मीडियम या मीडिया, कल्चर मीडियम। तो संवर्धन माध्यम तो देखिए क्या है, रासायनिक रूप से ज्ञात माध्यम जिसमें या जिसे ऊतक संवर्धन के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, दूसरा है कर्तूतक, जिसको हम एक्स प्लांट बोल के चलते हैं। इंग्लिश नाम बिल्कुल भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका इम्पोर्टेंट है कल्चर मीडियम, कर्तूतक। पादप के वे अंग जो संवर्धन करने के लिए काम में लिए जाते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, बीज आदि जो भी है। ठीक है, तीसरा है कैलस,
नव संवर्धित विभज्योतिकी कोशिकाओं का असंगठित समूह। ठीक है, पहले हम ये जो 3 शब्दावली है इन्हीं को हम समझेंगे। देखो, आपको इस टॉपिक से तो कोई मतलब नहीं है, शब्दावली से। वो आपसे ऐसे तो नहीं पूछेगा कि विभिन्न शब्दावलियों के बारे में आप बताइए। ठीक है, बस शब्दावली जो इसमें हम जो परिभाषाएं पढ़ेंगे, शब्दावली का मतलब है कि टिश्यू कल्चर विधि में हम कुछ शब्दों का जो प्रयोग करेंगे, जैसे कर्तोतक है ना, जीव द्रव्य है, ऐसे जो भी है, तो उनकी कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे हैं, या हमें वो पता होना चाहिए कि जो शब्द हम टिश्यू कल्चर विधि में काम में लेंगे उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले संवर्धन माध्यम समझ में आ गया। अरे भाई, हम बोलेंगे हाँ भाई अपने ऊतक को संवर्धन माध्यम में रखो, तो ये संवर्धन माध्यम एक शब्दावली हो गया, तो हमें इसको समझना है ना, क्या है संवर्धन माध्यम। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, अरे यार ऐसा माध्यम जो संवर्धन के लिए काम में आए वही संवर्धन माध्यम है। कितनी सिंपल सी तो बात है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि रासायनिक रूप से ज्ञात, मतलब एक ऐसा घोल, एक ऐसा सॉल्यूशन जो हमें रासायनिक रूप से पता है कि इसमें क्या क्या है, और जिसका उपयोग हम ऊतक संवर्धन विधि के लिए करेंगे, हम उसे ही क्या बोलेंगे, संवर्धन माध्यम बोलेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम टिश्यू कल्चर विधि को करेंगे, उस सॉल्यूशन को हम संवर्धन माध्यम बोलेंगे। समझ में आ गई बात है ना। दूसरा है कर्तोतक। ये कर्तोतक क्या है अब आप प्लांट के जिस संरचना को टिश्यू कल्चर के लिए काम में लेंगे, उस संरचना को हम कर्तोतक बोलेंगे। जैसे आपने ऊतक का संवर्धन करवाना है, मतलब पौधे के ऊतक से एक नया प्लांट बनवाना है, तो आप जो ऊतक लिया है ना आपने, उस ऊतक को हम मेडिकल भाषा में या टिश्यू कल्चर के संदर्भ में हम उसको क्या बोलेंगे, कर्तोतक बोलेंगे, है ना। यदि आप किसी पत्ती की कोशिका से या पत्ती से नया प्लांट बनवाने जा रहे हैं, तो पत्ती को आप क्या बोलेंगे, कर्तोतक बोलेंगे। नहीं आई बात समझ में। तो कर्तोतक पता चल गया क्या है, कि पादप के वे अंग जो संवर्धन करने के लिए काम में लिए जाते हैं उन्हें हम कर्तोतक कहते हैं, एक्सप्लांट बोलते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है परिभाषा, ये आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है कैलस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कैलस। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मान लीजिए आपने एक फ्रेश ऊतक लिया, और उस फ्रेश ऊतक को आप बताओ कहाँ डालेंगे। अच्छा देखो, आपने एक फ्रेश ऊतक लिया और उस फ्रेश ऊतक को मैं क्या बोलूंगा, कर्तोतक बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। इस फ्रेश ऊतक को आप कहाँ रखेंगे, कल्चर मीडिया में रखेंगे ना, उसे मैं संवर्धन माध्यम बोलूंगा, है ना। यदि आप उसे संवर्धन माध्यम में रख रहे हैं तो इतना तो हमें पता है कि उस कर्तोतक से एक नया प्लांट बनेगा। अब एक साथ बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा ना। तो पहले क्या होगा, उसमें कुछ विभाजन होगा, कुछ विभाजन होंगे, क्योंकि यदि आपको एक प्लांट बनाना है तो आपको बहुत ज़्यादा कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा कोशिका तो तब बनेंगी जब आपकी पुरानी सेल में कोई विभाजन हो। क्लियर है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, नव संवर्धित, नया संवर्धित, मतलब आपने फ्रेश ऊतक लिया और उसको कल्चर मीडिया में डाला, तो मैं उसे नव संवर्धित बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। विभज्योतकी, मतलब जो नया ऊतक है जो संवर्धन माध्यम में पड़ा हुआ है,
उसमें जो विभज्योत कोशिकाएं होती हैं उनका असंगठित समूह जो बनेगा स्टार्टिंग का, मैं उसे क्या बोलूंगा, कैलस बोलूंगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये मैंने एक ऊतक लिया, ठीक है, और इस ऊतक को मैंने कहाँ डाल दिया, कल्चर मीडियम में डाल दिया, है ना, कल्चर मीडियम में। तो इस ऊतक की जो कोशिकाएं होंगी वो पहले विभाजित होंगी और एक प्रकार का इस प्रकार का क्या बना लेंगी, समूह बना लेंगी स्टार्टिंग में, ठीक है। ये ग्रुप इसने बना लिया स्टार्टिंग में सबसे पहले, तो मैं इसी असंगठित समूह को क्या बोलूंगा, कैलस बोलूंगा। असंगठित का मतलब क्या है कि अब ये कंप्लीट रूप से संगठित नहीं हुआ है, ये रनिंग में है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि इसमें विभाजन चल रहे हैं और इसका एक असंगठित अभी समूह है। तो इस असंगठित समूह को ही मैं क्या बोल सकता हूं, कैलस बोलूंगा। क्या बोलूंगा, कैलस। अब जो ये कैलस यदि बन जाता है ना, तो इस कैलस से आगे चलकर एक नए प्लांट का डेवलप होता है, एक नया प्लांट डेवलप होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है भाई टिश्यू कल्चर का। तो ये 3 डेफिनेशन आपको क्लियर समझ में आ गई, 3 डेफिनेशन। बताओ इनमें आपको कोई दिक्कत हो तो, है ना, संवर्धन माध्यम, कर्तोतक और कैलस, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पे मैं आपको एक और शब्दावली बताना चाह रहा हूं और यही आपको 4-5 ही पढ़नी है, बाकी और कोई नहीं पढ़नी, ठीक है, और कोई हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है, और वो है जीव द्रव्यक, जिसको मैं बोलता हूं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलता हूं, प्रोटोप्लास्ट। तो देखिए, कोशिका भित्ति रहित, कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को जीव द्रव्यक कहते हैं। देखो भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, और मैं आपको बता दूं कि प्लांट सेल जो होती है उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती हैं। बताओ होती कि नहीं होती, होती है ना। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें द्रव्य पड़ा हुआ है, और ये है सेल वॉल। तो ये तो है एक कोशिका, कंप्लीट कोशिका। यदि मैं इसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर दूं तो अब जो ये संरचना बचेगी उसे मैं क्या बोलूंगा, प्रोटोप्लास्ट बोलूंगा। क्या बोलूंगा, प्रोटोप्लास्ट। अच्छा, ऐसा हम क्यों करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो सेल वॉल होती है ना प्लांटों की, वो थोड़ी कठोर होती है, कठोर होती है। तो यदि हमें किसी भी अपने वांछित जीन को इसके अंदर प्रवेश कराना हो या इसको जल्दी से जल्दी अंकुरित कराना हो, तो हम क्या करते हैं, इसका प्रोटोप्लास्ट ही काम में लेते हैं, ताकि बहुत जल्दी और आसानी से हमारी प्रक्रिया संपन्न हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। तो ये 4 जो मैंने आपको कुछ परिभाषाएं यहां पर बताई हैं, संवर्धन माध्यम, कर्तोतक, कैलस और जीव द्रव्यक, ये 4 जो परिभाषा हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के चलनी है। बाकी जो और शब्दावली है ना, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और आपके कोई काम की नहीं है। ठीक है, जो मोस्ट वन आपको समझनी थी वो 4 शब्दावली हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों शब्दावली आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए कि भाई किसकी क्या डेफिनेशन होती है और क्या इसका मतलब होता है। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब हमारे चैप्टर का जो टॉपिक है वो स्टार्ट है। अब तक हम कुछ परिभाषा ही पढ़ते हुए आए,
जिसमें अभी तक हमने 6 परिभाषाएं देखी। एक तो पूर्ण सख्तता, एक ऊतक संवर्धन, ठीक है, और बाकी अभी 4 हमने देखी अभी, कल्चर मीडिया वगैरह। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अब जो टॉपिक है, तो ऊतक संवर्धन का मतलब क्या है कि आप एक कर्तूतक लीजिए और उस कर्तूतक को संवर्धन माध्यम में डालकर एक नया प्लांट तैयार कर लीजिए। बस इसी को हम ऊतक संवर्धन बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? तो मैं इस विधि को एक और नाम दे सकता हूं, और वो नाम है सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या है? सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसको मैं माइक्रो प्रोपोगेशन बोल के चलता हूं। क्या बोल के चलता हूं? माइक्रो प्रोपोगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन का सीधा सा मतलब यही है कि आप एक ऊतक से किस प्रकार एक नया प्लांट डेवलप कराते हैं, वो पूरी विधि टोटल क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, हाँ। सूक्ष्म प्रवर्धन, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको पहले कुछ जनन की विधियां वाला चैप्टर कराया था, तो वहाँ पे हमने कुछ ये विधियाँ देखी थी। शायद चैप्टर नंबर 4 था। हाँ, चैप्टर नंबर 4 था, जिसमें हमने जनन की विशिष्ट विधियाँ देखी। उनमें कायिक प्रवर्धन, असंग जनन वगैरह थे, और वहाँ सूक्ष्म प्रवर्धन का भी नाम था। तब मैंने आपसे ये कहा था कि सूक्ष्म प्रवर्धन वाले टॉपिक को हम चैप्टर नंबर 16 में देखेंगे। कहा था, आपको तो याद नहीं है, लेकिन मुझे हर बात याद रहती है कि मैं कब कौन सी चीज को कहां पे बताता हूं। ठीक है भाई, हाँ। तो अब वो ये टॉपिक आया है सूक्ष्म प्रवर्धन वाला। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो चलिए देखते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन को क्या है भाई। कर्तूतक से लेकर नए पादप के निर्माण तक, अरे मैं चलो अपने तरफ से लिख देता हूं ना, बढ़िया तरीका से। कर्तूतक से लेकर नए पादप का निर्माण निम्न चरणों में होता है। सबसे पहला है शून्य चरण। तो देखिए, इसे 2 भागों में बांटा गया है। नंबर ए, कर्तूतक का चयन एवं पूर्व उपचार। पहले मैं लिख देता हूं, फिर इसको समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा शॉर्ट में यहां पे लिखूंगा, है ना, थ्योरी। तो देखिए, कर्तूतक का चयन करने के बाद उसे नल के नीचे बहते हुए पानी तथा 220 से प्रक्षालित किया जाता है
जिससे सूक्ष्मजीव मिट्टी हट जाए। दूसरा है सतही निर्जमीकरण। सतही निर्जमीकरण, तो सतही निर्जमीकरण में क्या है, इसमें HgCl2 क्लोरीन आदि से कर्तोतक की सतह से जीवाणुओं को समूल नष्ट किया जाता है। सुनिए भाई, तो मैं आपको बता दूं कि भाई शून्य चरण, एक सिंपल सी बात पहले ये समझो कि आप एक कर्तोतक से, अब आप कर्तोतक जानते हैं, ऊतक अंग जो भी है, एक नया प्लांट बना रहे हैं, तो आप 4 चरणों में इस पूरी प्रक्रिया को करते हैं और इस टोटल प्रक्रिया को हम माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, बहुत कम चांस है पूछने के, न के बराबर चांस है, लेकिन हमें पढ़ के चलना है। तो देखिए 4 चरण कौन कौन से हैं। पहला चरण है शून्य चरण। इस शून्य चरण में क्या होता है, इसे 2 भागों में हमने बांटा। पहला है कर्तोतक का चयन एवं पूर्व उपचार। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ी थ्योरी लिखी है ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो, है ना, क्योंकि थ्योरी जो सटीक है एग्जाम की दृष्टि से वो तो आपको PDF में मिली जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यदि मैं आपको PDF अवेलेबल नहीं करवाता तो मैं यहाँ बिल्कुल सटीक थ्योरी आपको लिखता। ठीक है भाई, हाँ, तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ से थ्योरी नहीं उतारे, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट में ले लेता हूँ भाई थ्योरी को। ठीक है, चलिए केवल समझाने के माध्यम से ना, इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि आप सबसे पहले तो एक कर्तोतक का सिलेक्शन कीजिए, करना पड़ेगा ना आपको। मान लीजिए आपने ऊतक ले लिया तो वो कर्तोतक का सिलेक्शन हो गया। अब आप क्या करेंगे, सतही निर्जमीकरण से पहले आप उसे एक नल चलाएंगे और एक 2in20 नाम के थोड़ा हल्का से केमिकल होता है, उस केमिकल से उसे साफ करेंगे आप अपने कर्तोतक को। क्यों? क्योंकि उस कर्तोतक पे जो मिट्टी है, धूल के कण हैं या हल्के से सूक्ष्म जीव हैं, वो थोड़े अलग हट जाएं, मोस्टली मिट्टी वगैरह साफ हो जाए, ये उद्देश्य हमारे इसका होता है। अब मिट्टी वगैरह साफ कर ली, अब आप क्या करेंगे, सतही निर्जमीकरण, सरफेस स्टरलाइजेशन। शब्दावली में ये 2 शब्द और हैं, एक निर्जमीकरण और एक सतही निर्जमीकरण। तो निर्जमीकरण का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी पदार्थ से या वस्तु पे से यदि सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर रहे हैं तो हम उसे निर्जमीकरण या स्टरलाइजेशन बोल रहे हैं। सतही निर्जमीकरण का मतलब है कि आप उसकी सरफेस से जीवाणुओं को समूल नष्ट कर दें, बिल्कुल भी नष्ट कर दें, कोई भी जीवाणु विषाणु उसकी सतह पर नहीं रहे, तो हम उसे सरफेस स्टरलाइजेशन बोलते हैं। अरे यार, निर्जमीकरण का डायरेक्ट मतलब है आप जीवाणुओं को मार दीजिए। मान लीजिए ये है मार्कर है, इस पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, है ना, तो मैं इसे यदि गर्म पानी में बॉईल कर दूं तो इसके सारे जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। तो मैं इस घटना को क्या बोलूँगा, स्टरलाइजेशन बोलूँगा। धूप में रख दूं तो स्टरलाइजेशन है, कोई केमिकल से इसको साफ कर दूं तो स्टरलाइजेशन है। सिंपल सी बात है, बस जीवाणु नष्ट करने, वही स्टरलाइजेशन होता है। क्लियर?
अब आता है सतही निर्जमीकरण। तो आप मोस्टली मर्क्यूरिक क्लोराइड है, क्लोरीन है ना, आदि का प्रयोग कर हम कर्तोतक की सतह को साफ करते हैं, जिससे उसका सरफेस स्टरलाइजेशन हो जाता है, अर्थात अब कर्तोतक की सतह पर किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं रहता। तो हम शून्य चरण में क्या करेंगे, अपने कर्तोतक को बिल्कुल सेफ कर लेंगे, एक शुद्ध कर्तोतक हम उसको बना लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा शून्य चरण। समझ में आ गई आपको बात शून्य चरण के बारे में। अब है सेकंड, जिसको हम बोलेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण में हम क्या करेंगे, कर्तोतक को संवर्धन माध्यम में डालकर, हाँ, संवर्धन माध्यम में डालते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं। थर्ड है द्वितीय चरण, और द्वितीय चरण में क्या है, संवर्धित कर्तोतक को, या मैं कहूं कि यहां पर ये कैलस बन जाता है थोड़ा सा, कर्तोतक को पुनः स्थापित करना। और जो चौथा चरण है, जिसको मैं बोलूंगा तृतीय चरण, निर्माण होता है। ठीक है, कैलस निर्माण हो जाता है। और फिर है द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, देखिए हाँ, प्रथम चरण के कर्तोतक को नए पोषक माध्यम में या मैं कहूँ संवर्धित करना। नेक्स्ट है पादप का पुनरुद्भवन करना। और चौथा है पुनरुद्भवित पादप का दृढ़ीकरण व वातानुकूलन करना। ठीक है, तो देखिए भाई, ये हमारे माइक्रो प्रोपोगेशन के कंप्लीट चरण हैं, जिसको सबसे पहला चरण है शून्य चरण, फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इन चरणों में हम पूरे माइक्रो प्रोपेगेशन को करते हैं, अर्थात एक कर्तोतक से लेकर एक नया प्लांट कैसे बनता है उसके बारे में बात कर रहे थे हम। तो देखिए शून्य चरण, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले है आपके पास शून्य चरण। शून्य चरण में आपने क्या किया, क्या किया शून्य चरण में? एक सिंपल सी बात है, एक कर्तोतक लिया, उस कर्तोतक से पहले उसका पूर्वोपचार किया कर्तोतक का, जिसमें आपने 2-in-20 का और नल के पानी का प्रयोग किया और उस पर से धूल मिट्टी हटा दी, है ना। फिर आपने क्या किया, सिल्वर ब्रोमाइड वगैरह,
है ना, मर्क्यूरी क्लोराइड वगैरह, सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सिल्वर नाइट्रेट का भी, उसमें सिल्वर नाइट्रेट और कर लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसका प्रयोग करके हमने क्या किया, उसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन किया, जिससे हमने पूरे जीवाणु को उस पर से नष्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, प्रथम चरण कि अब जो हमारा सरफेस स्टेरिलाइज कर्तोतक है उसे संवर्धन माध्यम में डाला, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, कैलस का निर्माण होगा। अब उस कैलस युक्त कर्तोतक को हमने एक नए पोषक माध्यम में डाला, जिसमें उसमें क्या होगा, थोड़े जड़ वगैरह और प्रहरो वगैरह निकलना स्टार्ट होगा। तो मतलब जैसे ही आप उसे नए पोषक में माध्यम में डालेंगे तो फिर इसका क्या होगा, पुनरुद्भवन होगा। मतलब पुनरुद्भवन तो आप जानते ही हैं, जड़ तना पत्ती आदि से किसी नए पौधे का निर्माण करना, है ना। तो मतलब क्या है कि जो ऊतक को हमने नए पोषक माध्यम में डाला तो उसमें से जड़ प्रहरो वगैरह निकलना प्रारंभ हुआ, तो हम उसे पुनरुद्भवन बोलते हैं। अब जब ये पुनरुद्भवित जो पौधा होता है, अर्थात जिसमें प्रहरोए और पत्ती निकल के जड़ निकल के आ जाती हैं, हम उसे दृढ़ीकरण करेंगे, मतलब जमीन में गाड़ देंगे, लगा देंगे, ठीक है, और हो गया तैयार एक प्लांट, ठीक है। तो ये था माइक्रो प्रोपोगेशन, समझ में आ गई आपको बात। तो आज जो हमने अपने प्लांट टिश्यू कल्चर के चैप्टर जो स्टार्ट किया है, उसमें आज हम केवल यहीं तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आपको इन टॉपिक में नहीं होनी चाहिए। कुछ परिभाषा हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। मोस्ट वन जो परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं वो आपको सभी याद होनी चाहिए, और ये तो एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो कल हम अपने और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है।